बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम प्यास एंट्री टेस्ट के लिए वीडियोस बना रहे हैं और उसमें हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज पास्ट पेपर्स डिस्कशन का हमारा फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, इसमें ये मेरे पास पास्ट पेपर है, आई थिंक 2017 का है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज़ प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच इज़ गिवन बाय। यहाँ पे बेसिकली वो केप्लर लॉ पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो टी स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। ठीक है, तो ये केप्लर थर्ड रहा है बेसिकली आपके पास। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज इक्वल। हमारे पास यंग मॉडुलस आपको पता है कि ये रेशो होती है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की। तो यहाँ से आपने इस एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करते हुए साथ आपने ये भी देख लेना है कि यंग मॉडुलस के अलावा बाकी जो शेयर मॉडुलस है और दूसरा जो है इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे इस एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करते हुए आपने कैपिलर्स के बाकी लॉज जो हैं उनको भी आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी टू सीरीज़ कनेक्टेड कैपेसिटर्स हैं, उनकी ये कैपेसिटेंस दी हुई है और 220 वोल्ट्स के साथ वो कनेक्टेड हैं, तो कितना चार्ज उन पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि जब सीरीज़ में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके पास जब सीरीज़ में होगी तो सी इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर आएगी, वो बराबर होगी आपके पास 1/C1। ठीक है, प्लस 1/C2। तो यहाँ से आप सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और देन आप Q इज़ इक्वल टू सी वी का फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ से आप नेट चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी पीस ऑफ कॉपर वायर है जिसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। ठीक है, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द जॉइंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगल वायर मल्टीप्लाइड अ फैक्टर ऑफ। यानी कि आपने देखना है कि आपके पास एक वायर है, उसको आपने 10 पीसीज में पहले कट किया है, देन आपने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो किस तरह से आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। यहाँ पे हम एक मिस्टेक ये करते हैं कि हम कहते हैं लेट्स सपोज वायर की रेजिस्टेंस जो है आर है, तो हमने कहा जी हमने उसको 10 पीसेज में पैरेलल में लगा दिया, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया जी कि ये पैरेलल में हमने लगा दी तो पैरेलल वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने वायर को पहले कट भी किया है ना, तो अगर कट किया है ना तो रेजिस्टेंस तो डिपेंड करती है ना लेंथ के ऊपर भी। तो हम सबसे पहले इस हर पीस की देखेंगे, ठीक है, कि उसकी क्या रेजिस्टेंस है। आपको पता है कि आर जो है वो बराबर होती है रो एल बाई ए। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, रो सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है। तो आपके पास जब 10 पीसीज में करेंगे, ठीक है, तो हर की जो आपके पास आर है वो आपके पास आर आर नाट, इसको हम कह दें ओरिजिनल वाली को जो पहले की थी, आर नाट बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है। सीरीज़ में है तो आपके पास आर इक्विवेलेंट जो है वो इस तरह से आएगी 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे R1 हमारे पास आएगी आर नाट बाई 10। ठीक है, इस तरह R2 आपके पास क्या आएगी आर नाट बाई 10। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो ये आपके पास आएगी जी 1/R0/10 प्लस इस तरह से ये आपके पास 1/R0/10 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये चलते चलते आपके पास 1/R0/10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 10 आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10/R0 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 100/R0, ठीक है। तो अगर आपने R इक्विवेलेंट निकालना है, वहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगी 0.01R0, ठीक है। तो ये इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी पोटेंशियल एट अ पॉइंट इतने सेंटीमीटर फ्रॉम ए प्रोटॉन हुज पॉजिटिव चार्ज दिस वन। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने उससे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो ये आप बेसिकली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, पोटेंशियल वाला। उसके बाद हमारे पास है जी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ ए निकल क्रिस्टल। इसने क्या किया था, तो बेसिकली इसने जो है ना वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको इसने वेरीफाई किया था, ठीक है। अब देखें ना, इसको हम थोड़ा सा उस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। कंफर्म डी E/M वैल्यू ऐसा तो नहीं इसने किया था, ठीक है, वो तो मिलिकन अल्टो मेथड ने किया था ना। प्लैंक कांस्टेंट भी नहीं किया था इसने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं किया था। तो फिर इसने एक ही काम किया था। और ये आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, हम निकल क्रिस्टल के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल क्रिस्टल से टकरा के हम उनको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर मेजर करते हैं, उनकी जो है वो उनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ से एक बात मैंने चूँकि पहले कहा था कि हम जब पास पेपर करेंगे तो हम एक MCQs को देखेंगे कि और डिफरेंट तरीके से किस तरह से आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको आपने लाजमी देख लेना है कि लाइक डेविस एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट है, तो वो किस लिए था, उसमें क्या किया था। फिर आपके पास एक फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट है, वो आपने देख लेना है कि वो किस तरह से किया था और वो क्यों किया था, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है। इस तरह आपके पास बाकी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये क्या चीज़ शो करते हैं, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन है, ये क्या चीज़ शो करते हैं। इस तरह ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। याद इन द सेंस कि आपको पता हो कि ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं, ठीक है, और इनसे हमें क्या मिलता है। तो ये इसके साथ आपने डेविसन एंड जर्मर के साथ आपने लिख लेने हैं। मैं जब भी प्रिपरेशन करता था तो मुझे कोई MCQs इस तरह का मिलता था, तो मैं अपनी नोटबुक में बाकी सारे जो है ना उसके रिलेटेड जितने भी बातें होती थी मैं उसको लिख लेता था। उससे फिर ये होता है कि आपका एक MCQs तैयार करने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी तैयार हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है जी मून जो है वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करता है और कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है 27.3 डेज़ में, ठीक है। तो ऑर्बिट इज सर्कुलर एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ दिस वन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द मून टूवर्ड्स द अर्थ वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको पता है कि मून का एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और उसकी वैल्यू होगी आपके पास v²/r, ठीक है। अब हमारे पास v किस तरह से आएगा, तो v आपके पास आएगा, आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का डिस्टेंस 2πr और डिवाइड बाई टाइम से निकालेंगे, ठीक है। r आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है कि कितना है, तो यहाँ से आप v निकाल सकते हैं जी। इसके बाद हमारे पास है जी चार्ज जो है वो q कैपेसिटर के ऊपर पड़ा हुआ है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो v है। तो वो पूछता है कि इसके ऊपर कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। तो वो आपको पता है कि 1/2 CV² होगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि 1/2 CV² की कोई फॉर्म नहीं है, तो हमने वो जो v है पोटेंशियल है उसको हमने चार्ज की फॉर्म में लिखा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इसका d आता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आप देख लें, ये यहाँ से आपके पास ये एक c जो है ये से कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी r जो है एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और a जो है वो कोई कांस्टेंट वेक्टर है। तो आपने ग्रेडियंट निकालना है स्केलर प्रोडक्ट a.r का, ठीक है। तो वो क्या किसके बराबर होगा, तो यहाँ से हम देखते हैं पहले a.r जो है वो किसके बराबर होगा। r पोजीशन वेक्टर है तो ये होगा ax + ay
प्लस ए जेड, क्योंकि ए आपके पास कांस्टेंट वेक्टर है ना, ठीक है। तो इसको आप ए एक्स यूँ भी कह सकते हैं, ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट और ए का जेड कंपोनेंट। अब हमने इसका ग्रेडियंट लेना है, तो ग्रेडियंट क्या होगा, डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ऑपरेटर अप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये एक्स जो है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स में ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह ए वाई के साथ हमारे पास वाई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरह ए जेड के साथ हमारे पास जेड यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और ये आपके पास अगेन एक वेक्टर बन जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ दो तीन और चीज़ें बताता चलूँ कि मोस्टली इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल क्या किसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो दो तीन आइडेंटिटीज़ हैं ये आप लोग लाजमी याद रख लें कि आपके पास मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर सॉरी ग्रेडियंट ऑफ कर्ल क्या होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये सारी आप लोगों ने याद रखनी है जी। इसके बाद आपके पास है जी बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम ट्रेवल्स एट थाउजेंड्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ बताने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा साधा आप डी ब्रॉगली वाला जो फार्मूला है लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास है जी कि आपके पास जो रेडिएशन इमिटेड होती हैं फ्रॉम एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशंस, जो कि वो शार्प नहीं होती, ठीक है। उनके अंदर थोड़ी बहुत ब्रॉडनिंग रहती है, यानी कि आपके पास एक लाइन है ना दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान हो रही है। तो बेसिकली तो एनर्जी लेवल्स तो डिस्क्रीट होते हैं, हम तो ये पढ़ते हैं कि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हैं, तो एक फाइनाइट और एक डिस्क्रीट वेवलेंथ आनी चाहिए। लेकिन जब भी आप लाइन को देखते हैं तो उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की होती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस तरह की कुछ शेप होती है। तो ये बेसिकली जो ब्रॉडनिंग होती है ना ये क्यों आती है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो इन सब में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी एडिक्वेट अकाउंट, यानी कि इनमें से जो उसकी वजह नहीं है। तो हम देखते हैं फाइनाइट लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स जी, इसकी वजह से ब्रॉडनिंग आती है। आपको पता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा ई डेल्टा टी जो है वो प्रोपोर्शनल है एच कट के, ठीक है। तो आपको पता है कि जब डेल्टा टी फाइनाइट होगा लाइफ टाइम तो डेल्टा ई के अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी। उसके अलावा हमारे पास थर्मल मोशन जो है ना एमिटिंग एटम्स की, ये भी क्या करती हैं, ये भी वेवलेंथ के अंदर ब्रॉडनिंग पैदा करती हैं, यानी कि आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो ब्रॉडन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक कोलिजन्स हैं, तो ये भी उसी तरह से काम है, यानी कि थर्मल मोशन या कोलिजन ऑलमोस्ट एक ही बात होगी। उसकी वजह से भी आपके पास जो लाइंस हैं वो शार्प नहीं रहती। तो फिर एक ही वजह बनती है और वो ये है कि रैंडमनेस इन फेज बिटवीन वन एमिटिंग एटम एंड द नेक्स्ट। तो ये जो वजह है ये स्पेक्ट्रल लाइन के ब्रॉडन होने की वजह नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये उसकी रीज़न हैं, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जो है अपना जो गेस है या अपना आंसर है उसको आप अप्रोच कर सकते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास एक डिके दिया हुआ है, ठीक है, एक म्यूऑन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन में डिके हो रहा है, साथ गैमा रे आ रही है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये कंजर्व है या अलाउड है। तो देखें जब हमने पार्टिकल फिज़िक्स पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन इस तरह का लाजमी आता है जिसमें कोई भी रिएक्शन दिया होता है और उसका वो पूछता है कि ये डिके जो है ये अलाउड है या फॉरबिडन है। तो इसमें देखें सबसे पहले आप ये चेक करें कि पार्ट्स जो हैं वो कितने पार्टिकल जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो दो पार्टिकल्स हैं म्यू1 और इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर जो है वो अलग से कंजर्व होना चाहिए और म्यू1 लेप्टॉन नंबर जो है वो अलग से कंजर्व होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कंजर्व नहीं हो रहा, देखें इलेक्ट्रॉन
यानी लेफ्ट ऑन नंबर इस साइड पे +1 है और इस साइड पे 0 है। इस तरह म्यू1 लेफ्ट ऑन नंबर इस साइड पे +1 है, इस साइड पे 0 है। तो इसका मतलब है कि ये फॉरबिडन है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ म्यू ऑन एंड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन नंबर। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर दूँ कि कंजर्वेशन लॉज के जितने भी प्रॉब्लम है, जितनी भी एग्जांपल्स सर्वे की बुक में उसने दी हुई हैं, आप उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि इसमें से लाजमी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी दी वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र अ चार्ज ऑफ 6 कूलम अगेंस्ट अ डिफरेंट ऑफ अगेंस्ट अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट्स इज इन जॉल्स कितना होगा। तो ये आपको पता है कि सिंपल आपके पास वर्क जो है वो Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये 660 आपके पास आएगा जी। उसके बाद हमारे पास ये है कि जो स्काई का ब्लू ब्लू कलर होता है वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर। तो जो बेसिकली स्कैटरिंग की वजह से आपको पता है कि स्कैटरिंग जो है ब्लू कलर की वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग की वजह से आपके पास जो है वो कलर जो है वो हमें जो आसमान का रंग है वो ब्लू। आपने देखा होगा कि जितनी भी सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पुलिस है या इस तरह के जितने भी हैं या कोई इमरजेंसी वाले हैं, तो वो मोस्टली ब्लू लाइट यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में। तो उसकी वजह ये होती है कि दूर से एक तो पता चल जाता है कि ये गाड़ी आ रही है, क्योंकि ब्लू लाइट की स्कैटरिंग जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी ऑपरेशन ऑफ ए लेज़र में जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है वो क्या चीज़ है, तो वो बेसिकली इन्वर्जन है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान, तो कभी भी आपके पास लेजिंग एक्शन जो है वो नहीं होगा जी। उसके बाद आपके पास है जी आपके एक ऑब्जर्वर है जो पॉइंट ओ पे है और 2 रॉकेट शिप्स जो हैं वो उसकी तरफ आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से, और पॉइंट ओ की रिस्पेक्ट से दोनों शिप्स जो हैं वो .9 C के साथ मूव कर रही हैं। तो वो कह रहा है कि ए के लिहाज से आप बताएं कि बी की स्पीड क्या होगी या ए की स्पीड क्या होगी बी के लिहाज से। ठीक है, तो ये जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन है इसका मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता देता हूँ, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगा। कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरह का, और ये मैं आपको बता दूँ कि लाजमी एक क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, वेलोसिटी एडिशन में से। तो आपने क्या करना है, मैं इसको एक दफ़ा क्लियर कर लूँ जी। आपके पास एक पॉइंट ये है ओ। ठीक है, एक एक स्पेसशिप जो है ए है और एक आपके पास बी है, तो ये दोनों ओ की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपको ओ के अंदर बैठे हुए ओ के रिस्पेक्ट से बी की वेलोसिटी आपको पता है जी .9 C है। लेट्स सपोज इस तरह ओ के रिस्पेक्ट से ए की वेलोसिटी जो है वो .9 C है। तो कोई आपसे कहता है कि आप बी की रिस्पेक्ट से ए की वेलोसिटी निकालें या ए की रिस्पेक्ट से बी की, तो इसको आप बड़े ध्यान से आप समझ लें। हमने क्या करना है, सबसे पहले जिसकी रिस्पेक्ट से हमने दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है उसमें हमने रेस्ट में आ जाना। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ए की रिस्पेक्ट से बी की निकालनी है, तो मैं ए में रेस्ट में आ जाऊंगा। ए में मैं किस में आ जाऊंगा, रेस्ट में। अब मैं ए की रिस्पेक्ट से देखूंगा कि जो सेंटर है, ठीक है, जो रेफरेंस जहाँ पे ऑब्जर्वर था उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आप देखें ए के रिस्पेक्ट से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसके रिस्पेक्ट से ए की कितनी थी, .9 इस साइड पे थी, और ए की रिस्पेक्ट से ये इधर मूव कर रहा होगा, तो ये आ जाएगी .9 C प्लस। अब मैंने देखना है कि इसकी रिस्पेक्ट से, जिसमें अब मैं पहुंच चुका हूँ, इसकी रिस्पेक्ट से बी की क्या है। ठीक है, ये 2 स्टेप कैलकुलेशन है, इसको फिर अगेन देख लें। आपने अगर ए की रिस्पेक्ट से बी की वेलोसिटी निकालनी है तो आपने सबसे पहले ए में रेस्ट में आना है। ए के रिस्पेक्ट से आपने इस सेंटर की वेलोसिटी लिखनी है यहाँ पे, फिर इस सेंटर के रिस्पेक्ट से आपने बी की लिखनी है। ठीक है, तो अब इस सेंटर के रिस्पेक्ट से बी की कितनी है जी, इस साइड पे आ रहा है बी .9 C, तो ये आपके पास आ जाएगा .9 C। ठीक है, ये दोनों आपने लिख ली और इन दोनों को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे आपने
आपने साइंस का बड़ा ख्याल रखना है, नीचे आपने सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हर दफ़ा पेपर में आता है। आपसे कहा जाता है जी दो स्पेसशिप्स हैं ए और बी, वो मूव कर रही हैं अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर इन ओ, ठीक है, कोई स्पीड दी होती है। तो आप जी ए के रिस्पेक्ट से बी की निकालें या बी के रिस्पेक्ट से ए की निकालें। लेट्स सपोज हमें वो कहता है कि बी के रिस्पेक्ट से आप देखें कि ए की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी में रेस्ट में आएंगे, बी के रिस्पेक्ट से सेंटर की वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पे, जो भी प्लस साइन आता है या माइनस जो भी आता है, देन सेंटर के रिस्पेक्ट से आप किसकी वेलोसिटी लिखेंगे, ए की वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद हमारे पास है जी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं जो कम्यूट नहीं करते, देन हम उनको साइमल्टेनियसली जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ये इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, तो कितना वर्क हुआ, तो ये आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास वर्क की क्या फॉर्म होती है, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है, P इंटू डेल्टा वी होता है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है जी ये जो है आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, तो उसकी आपने क्या निकालनी, कर्ल निकालनी, ठीक है, वेक्टर है बेसिकली, तो आपने उसका कर्ल निकालना। तो ये आपको पता है कि जो वेक्टर है उसकी कर्ल कैसे निकालते जी। उसके बाद आपके पास है जी 6 इंच पाइप है जो कि ओपन है बोथ एंड्स पे, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ये देखें अब यहाँ पे अगेन वही बात है, मैंने जब ये साउंड वाला चैप्टर करवाया था तो मैंने उसमें बताया था कि ये ओपन एट बोथ एंड्स और ओपन एट वन एंड पे जो फार्मूलाज हैं उनको आप अच्छे से देख लें। तो यहाँ से आप ये फार्मूला वहाँ से सर्वे की बुक में से जाके देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला होगा, तो वो आप यहाँ से इसमें लगा के आप निकाल सकते हैं जी। उसके बाद हमारे पास है जी एक्स रेज जो हैं वो लीस्ट लाइकली जो है किससे एक्साइटेड होते हैं, तो आपको पता है कि सबसे जो लीस्ट इंटरेक्शन है वो न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन से है, ठीक है। तो शॉर्ट एक्सरेज से भी हम रेडिएशन करेंगे तो एक्सरेज मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार करेंगे या प्रोटॉन को करेंगे फिर भी एक्सरेज आएंगी, लेकिन न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन से मोस्टली आपको पता है कि फिशन होता है और इस तरह का एक्सरेज वाला जो है वो रिएक्शन नहीं होता। चलें जी, हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे पास पेपर्स के लिए, ठीक है, और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेबस को भी कैरी करें, तो इंशाल्लाह सिलेबस भी साथ साथ चलेगा, ठीक है। और इन जो है वो लेक्चर्स को आप मैक्सिमम इनसे फ़ायदा उठाएं, ठीक है, और अपना कमेंट्स वगैरह जो है वो उसके ऊपर करते रहें। तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं जी। खुदा हाफिज़।